नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मयंक गौतम और आप सभी का स्वागत है आपके अपने हिंदी वाले गुरुजी चैनल में। पिछले वीडियो में हमने संज्ञा क्या होती है, संज्ञा के प्रकार क्या होते हैं, संज्ञाओं के विभिन्न आधारों पर कौन कौन से प्रकार किए गए हैं, वो सभी हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। पांचों प्रकार के बारे में थोड़ा थोड़ा मैंने उस वीडियो में बता दिया है। अब स्पेशली जो मेरे वीडियो हैं संज्ञा से संबंधित अभी 3 वीडियो और बनेंगे। वैसे तो आप अगर सामान्य तौर पर संज्ञा जानना चाहते हैं तो आपके लिए पहला वीडियो ही सफिशिएंट है, लेकिन अगर संज्ञा को अच्छी तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए आज का, इसके बाद का और उसके बाद का 3 टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्यक्तिवाचक व जातिवाचक संज्ञा का तुलनात्मक अध्ययन। असल में सबसे ज़्यादा हम गलती करते हैं व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञाओं को पहचानने में। ठीक है, अगर देखा जाए तो मूल रूप से संज्ञाएं 3 ही प्रकार की होती हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ये मैं पिछले वीडियो में समझा चुका हूं। देखिए हम गलती कहां करते हैं वो मैं एक छोटी सी झलक आपको दे देता हूं, उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञाओं को हमको किस तरीके से पहचानना है, क्योंकि संज्ञा अगर कहा जाए तो संज्ञा पहचानने को ही पेपर में आती है। तो देखते हैं, जैसे मैं अगर आपके सामने लिखूं फूल, क्या लिखा मैंने? फूल। ठीक है, अब ये फूल क्या हो गया बताओ, जातिवाचक है या व्यक्तिवाचक है? जातिवाचक है ना? हाँ जी, बिल्कुल सही पहचाना आपने, जातिवाचक है। चलिए अब मैंने फूल में भी लिख दिया, जैसे मैंने लिख दिया कमल, तो ये बताइए व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है? चलिए इसको बताना, मैं एक उदाहरण और दे रहा हूं, उसके बाद में बात करते हैं। जैसे मैंने लिखा पशु, क्या लिखा? पशु। पशु क्या है? जातिवाचक है। पढ़ा होगा आपने थोड़ा बहुत, तो कहीं ना कहीं पढ़ा होगा और YouTube पर कई जगह पढ़ा होगा, लेकिन इतनी बात की मैं कह रहा हूं, अगर आपने मेरा ये वीडियो देख लिया तो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में कभी आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो पशु क्या है? जातिवाचक है। चलिए मैंने पशु में लिख दिया गाय। हाँ जी, तो गाय क्या हो गई? हाँ जी, क्या हो गई? व्यक्तिवाचक या जातिवाचक? चलो देखते हैं, इन दोनों को देखते हैं। बहुत से लोगों ने इस कमल को व्यक्तिवाचक बताया होगा, बताया है ना? अब पलटना मत, देखिए आपने इसको व्यक्तिवाचक बताया लेकिन ये जातिवाचक है। ठीक है, गाय को बहुत से लोगों ने, देखो पशु को तो जाति बताएंगे ही आप, गाय भी जातिवाचक ही है। ठीक है, और अगर मैं गाय के आगे लिख दूं जर्सी गाय, तो अब क्या ये व्यक्तिवाचक हो गया? नहीं, ये अब भी जातिवाचक है। अब दिमाग आपका थोड़ा घूम रहा होगा, तो मैं वही आपके दिमाग को ना घुमाते हुए आपको ये टॉपिक पढ़ाऊंगा कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक को कैसे पहचानते हैं। ये अभी तक जातिवाचक क्यों है, इनमें व्यक्तिवाचक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने पढ़ा है कि अगर किसी भी चीज़ का कोई नाम रख दिया जाता है तो व्यक्तिवाचक है। आप बहुत सी जगह पढ़ के आए हैं, किताबों में भी आपने पढ़ा है, तो आप समझिएगा। देखिए असल में है क्या है, फूल एक जाति है, आपको पता है, लेकिन फूल की भी एक जाति होती है कमल। भाई कमल क्या है? एक फूल प्रजाति ही तो है। तो जितनी भी जातियां प्रजातियां होती हैं वो सभी जातिवाचक होती हैं। ठीक है, उसी तरीके से गाय भी क्या है? गाय भी प्रजाति है। ठीक है, और उसमें भी एक जर्सी गाय भी प्रजाति है। यहां कोई स्पेशल नाम गाय का नहीं रखा जा रहा। तो चलिए मैं इसको विस्तार से आपको समझाता हूं, व्यक्तिवाचक क्या होता है, जातिवाचक क्या होता है, किस तरीके से इनको हमें पढ़ना है और समझना है। चलिए ठीक है, देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा और इधर जातिवाचक संज्ञा। तुलनात्मक अगर हम अध्ययन करेंगे तो ये बहुत अच्छी तरीके से आपकी समझ में आएगा, क्योंकि जातिवाचक और व्यक्तिवाचक को एक साथ में ही अच्छी तरीके से समझा जा सकता है। ठीक है, देखिए पहले इनकी परिभाषा को समझ लेते हैं। व्यक्तिवाचक क्या होता है? वे संज्ञाएं जिनसे केवल एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, उसी को हम क्या कहते हैं?
व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। बात समझ में आ रही है? केवल एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो। ठीक है। संज्ञा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि संज्ञा को हम क्या कहते हैं, संज्ञा को हम कहते हैं नाम। तो जहां कहीं भी आपको संज्ञा शब्द दिखाई दे उसको तुरंत कन्वर्ट कर लीजिए और समझिए वो आपसे क्या पूछ रहा है, वो आपसे नाम पूछ रहा है। तो असल में वो आपसे व्यक्तिवाचक अगर संज्ञा पूछ रहा है तो इसका मतलब व्यक्तिवाचक नाम पूछ रहा है। व्यक्ति मतलब व्यक्तिगत, वाचक मतलब बोध कराने वाला, संज्ञा मतलब नाम। अर्थात आपको ऐसा नाम बताना है जो किसी का व्यक्तिगत तौर पर रखा गया हो। व्यक्तिगत मतलब पर्सनली किसी का अगर नाम रखा गया हो तो उसी को क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक कहते हैं। इसी को अंग्रेजी में प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर मतलब बिल्कुल आप उसी जगह पर बिल्कुल पॉइंट पर पहुंच जाएं। ठीक है, बिल्कुल पॉइंट पर। जैसे संसार की बात करी जाए, संसार में कई सारे महाद्वीप हैं, उन महाद्वीपों में कई सारे देश हैं, उस देशों में भी कई सारे राज्य हैं, उन राज्यों में भी कई सारे शहर हैं, और उस शहर में भी अगर आप अपने शहर का नाम बता रहे हो तो वो शहर का जो नाम आप कासगंज बता रहे हो या आप अपने शहर का नाम दिल्ली बता रहे हो तो वो क्या है, व्यक्तिवाचक। अर्थात प्रॉपर वहीं पहुंच रहे हो, अर्थात व्यक्तिगत तौर पर आप वहां पहुंच रहे हो तो वो क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। अब जातिवाचक संज्ञा की बात करते हैं। जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है कि वे संज्ञा जिससे एक ही प्रकार के व्यक्तियों का या वस्तुओं का बोध हो। जैसे मैंने एक शब्द अगर लिख दिया लड़का, अब ये जो लड़का मैंने शब्द लिख दिया है तो ये एक संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है। क्या करा रहा है, संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है। इस संसार में केवल एक ही लड़का नहीं है। ठीक है, तो एक ही प्रकार की, भाई इसी प्रकार के बहुत सारी चीजें हैं इस संसार में, तो इसीलिए एक ही प्रकार का व्यक्ति है। और अगर मैं यहां पर लिख दूं कुर्सी, तो एक ही प्रकार की वस्तु का बोध कराए। तो देखा जाए तो एक ही प्रकार की वस्तु है, इस जैसी और भी कई सारी वस्तुएं होंगी, सेम ऐसी होंगी कि नहीं होंगी। तो इसीलिए ये क्या है, जातिवाचक संज्ञाएं। व्यक्तिवाचक वे संज्ञाएं होती हैं जो केवल एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध कराते हैं। अब इसको हम अच्छी तरीके से समझेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के बारे में परिभाषा आपने दोनों की ले ली। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में सबसे पहली बात ये समझिए, नंबर 1 पॉइंट। ठीक है, यहां पर भी मैं बात करूंगा, इसे बिगाड़ दे रहा हूं, दोनों में एक एक पॉइंट लेकर चलूंगा। ठीक है, ऐसे नाम जो केवल एकमात्र हों, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, संसार में केवल एक। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ऐसे नाम या कहा जाए ऐसी संज्ञाएं जो इस संसार में केवल एक हो, उस जैसा कोई दूसरा हो ही ना, तो उसी को हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं अगर उदाहरण दूं, जैसे मैंने ताजमहल लिखा। अब ताजमहल कितने हैं इस संसार में? ताजमहल तो एक ही है। गंगा कितनी है? एक ही है। भारत कितने हैं? एक ही है। सूर्य कितने हैं? एक ही है। बात समझ रहे हो? हिमालय कितने हैं? एक ही है। तो इस जैसा कोई दूसरा नहीं पाया जाता, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक कहते हैं। तो इसको इसी से आपको समझना है कि ऐसे नाम जो इस संसार में केवल एक वस्तु या व्यक्ति के रखे गए हों, किसी और के ना रखे गए हों, वही क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब जातिवाचक संज्ञा समझते हैं। एकमात्र हो, यहां बात हो गई, तो यहां एक जैसे कई हों। ठीक है, एक जैसे कई हों। जैसे मैंने यहां ताजमहल लिखा था और मैं यहां पर लिख दूं जैसे महल। अब इस संसार में महल कितने हैं? बहुत सारे हैं भाई। उदयपुर चले जाओ तो निरे महल ही महल हैं, राजस्थान में चले जाओ निरे महल ही महल हैं, जयपुर में चले जाओ निरे महल ही महल हैं। तो सभी क्या हैं, महल हैं। अर्थात एक ऐसी आकृति जिसको हमने क्या नाम दिया है, महल नाम दिया है। तो महल बहुत सारे हैं संसार में। ठीक है, तो महल शब्द कैसा है, जातिवाचक है। अर्थात ये संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, जातिवाचक। अब ताजमहल कितने हैं? ताजमहल एक ही है। ठीक है, तो बात समझ में आई। एक जैसी जो वस्तुएं कई हो वही जातिवाचक है, और जब एक मात्र हो तो वो क्या है, व्यक्तिवाचक है। दूसरा पॉइंट समझते हैं। भ्रम समाप्ति हेतु निर्मित। ठीक है, समाप्ति हेतु निर्मित। ठीक है, और ये होता है अर्थ प्रदान करने हेतु निर्मित।
ठीक है, इसको समझाऊंगा। इसी के साथ में एक सब और इसमें लिख लेते हैं, या तीसरा पॉइंट लिख लेते हैं, सामान्यतः अर्थ नहीं होता। चौथा या तीसरा, अर्थवान होते हैं। ठीक है, बात समझते हैं। भ्रम समाप्ति हेतु निर्मित और अर्थ प्रदान करने हेतु निर्मित। अब समझिएगा इन दोनों में क्या है, और इन्हीं से ये जो हमारे अगले पॉइंट हैं वो जुड़े हुए हैं, अर्थ प्रदान करने हेतु और भ्रम समाप्ति। जैसे आपने अपने मित्र को कॉल करा या फोन करा, और फोन करते ही आपने उससे बोला कि भाई जल्दी आ, मैं सड़क पर खड़ा हूं। कहाँ खड़ा हूं? सड़क पर। ठीक है, कहाँ खड़ा है? सड़क पर। तभी आपके दिमाग में एकदम से भ्रम उत्पन्न होगा, या आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई कौन सी सड़क पर खड़ा है। बात समझ रहे हो? कौन सी सड़क पर खड़ा है। तो ये जो भ्रम समाप्त करने के लिए जो नाम रखे जाएंगे वही क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञाएं। तभी उसने तुरंत कह दिया आपसे सीधे सीधे कि भाई जल्दी आ, मैं ठंडी सड़क पर खड़ा हूं। तो सड़क का नाम आपके शहर में अगर ठंडी सड़क रखा गया है तो वो सीधे कहां पहुंचेगा? ठंडी सड़क पे पहुंचेगा। तो बात समझ में आ गई। इसी तरीके से यहां पर भ्रम समाप्ति हेतु अगर हम इसी सड़क का नाम रखें तो हम रख सकते हैं जैसे सुभाष मार्ग। बात समझ में आ रही है आपके? और देख लेते हैं, जैसे एक व्यक्ति ने अपने 4 बेटे थे, उसके कितने थे? 4 बेटे थे। उसने चारों बेटों के नाम नहीं रखे, अपनी भ्रम समाप्ति नहीं करी। क्या नहीं करी? भ्रम को समाप्त नहीं किया। उसने अपने 4 बेटे थे, 1 2 3 4। अब बेचारा बड़ा बूढ़ा मरने पे आ गया, तभी उसने आवाज लगाई, बेटा मुझे पानी पिला दो। तो उन चारों बेटों को क्या होगा? भ्रम हो गया कि भाई तुझे बुला रहे हैं, तुझे बुला रहे हैं, तुझे बुला रहे हैं, तुझे बुला रहे हैं। होगा कि नहीं होगा? तो फिर वो क्या करेगा? भाई मर गया, अब भगवान के पास पहुंच गया। भगवान के पास पहुंचकर कह रहा है कि भगवान देख लो मेरे बेटों ने पानी नहीं पिलाया। तो उन्होंने कहा बेटा भ्रम तो तुमने ही उत्पन्न किया था। अगर तुमने उनका भ्रम मिटाते हुए कोई ऐसा नाम दे दिया होता जो एक दूसरे का नहीं होता तो वो भ्रम की स्थिति आती नहीं और वो कोई ना कोई पानी तो पिला ही देता। तो अब भ्रम की स्थिति कैसे समाप्त हो? जैसे सुरेश, रमेश, महेश और दिनेश। अब दिनेश को बुलाओगे तो दिनेश ही आएगा, सुरेश को बुलाओगे तो सुरेश ही आएगा। तो बात समझ में आ रही है कि अर्थ प्रदान करने हेतु ये निर्मित होते हैं और ये केवल भ्रम समाप्ति हेतु निर्मित होते हैं। अब इसी से इसका अर्थ समझाए, इसी से इसका अर्थ समझिए। सामान्यतः इनका कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये अगर आपने नोट कर लिए तो गारंटी की बात है कि आप कभी भी व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में गड़बड़ आपकी नहीं होगी। देखिए अर्थवान, जैसे कि मैं अगर बात करूं, शहर मैंने लिखा शहर, ठीक है। मैंने लिखा कुर्सी, क्या लिखा? कुर्सी। मैंने लिखा मेज, मैंने लिखा नदी, मैंने लिखा समुद्र। ठीक है, आप प्रत्येक को अर्थ बता सकते हो। शहर क्या होता है? शहर क्या होता है? जहां पर बड़े बड़े मकान होते हैं, फैक्ट्रियां होती हैं, वही क्या होता है? शहर होता है। अब यहां पर मैंने लिखा कुर्सी। कुर्सी क्या होती है? वही 4 टांगे होती हैं, आदमी आराम से उसके ऊपर बैठ जाता है, तो वो क्या होती है? कुर्सी होती है। मेज क्या होती है? जिसके ऊपर हम किताब रखते हैं, पढ़ लेते हैं। नदी क्या होती है? कि जिसमें जल बहता है, जिससे लोग बाग सिंचाई का कार्य करते हैं, लोग बाग उसमें स्नान भी करते हैं, तो वो क्या होती है? नदी होती है। समुद्र क्या होता है? कि नदी का पानी जिस चीज में जाके मिल जाता है वही क्या है? समुद्र है। तो बात समझ में आ रही है? ये कैसे हैं? अर्थवान है। अब मैं इनके थोड़े से भ्रम मिटाने के लिए, अभी देखो भ्रम कैसे है। शहर तो बहुत सारे हैं, मैं शहर घूम के आया। भाई कौन सा शहर घूम के आया? तो भ्रम की स्थिति है। तो इस भ्रम को समाप्त करने के लिए हमने यहाँ क्या रख दिया? दिल्ली। ठीक है। अब कुर्सी, अब कुर्सी का तो कोई भ्रम होना ही नहीं है, क्योंकि ये ऐसी वस्तु है कि इसको भ्रम मिटा के आपको करना क्या है? तो भाई कुर्सी लिया, कोई सी भी लिया, ठीक है। मेज लिया, कोई सी भी लिया। तो इसीलिए इनके व्यक्तिवाचक जरूरी नहीं है कि नाम रखे जाएं। ठीक है। अब बात करते हैं नदी की। तो नदी की बात करी जाए तो नदी का भ्रम समाप्त करने के लिए कैसे? जैसे भाई साहब इस संसार में या इस भारत में बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन पर्टिकुलर अगर आप एक नदी का नाम लेंगे तो आपके दिमाग में केवल एक ही चित्र बनेगा, एक से अधिक नहीं बनेगा। तो सीधी सी बात है, या नदी शब्द क्या है? जातिवाचक है। लेकिन अगर मैं यही लिख दूं गंगा, कावेरी या कृष्णा, वो सभी क्या है? नदियों के नाम है। तो यहां से आपका भ्रम समाप्त होता जा रहा है। चलिए अब बात करते हैं समुद्र। समुद्र इस संसार में बहुत सारे हैं, बहुत सारे सागर हैं। सागर समुद्र एक ही बात है। तो समुद्र को आप अर्थवान मानते हैं, अर्थ आपने इसका निकाला था। अब यहाँ देखते हैं, हमने अगर बोल दिया किसी से काला सागर, लाल सागर, तो वो क्या हो गया? आपका दिमाग एक जगह पे जाके स्थिर हो गया। तो इसीलिए जैसे मैंने यहाँ लिख दिया काला सागर, तो अब क्या है? आपका दिमाग एक जगह पर जाकर स्थिर हो गया। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब आ जाते हैं कि सामान्यतः इनका अर्थ नहीं होता। अब आप मुझे ये बताइए,
जैसे एक यहाँ मैं लड़का और लिख लूँ, चलो यहाँ लिखा हुआ था, मैं सभी में देखूंगा। चलिए यहाँ बताइए, शहर तो आपको पता है क्या होता है, क्या आप बता सकते हैं दिल्ली क्या होती है? दिल्ली का कोई अर्थ है? अगर आप कुछ भी इसके बारे में बताओगे तो यहीं आ जाओगे, फिर इसको डिस्क्राइब करना शुरू कर दोगे। भाई दिल्ली एक शहर है जो हमारे भारत की राजधानी है। भाई दिल्ली राजधानी नहीं है, दिल्ली नामक एक शहर है जो हमारे इस देश की राजधानी है। अब बात करी जाए गंगा क्या है। अब आप गंगा नहीं बता सकते, गंगा क्या है? गंगा एक नदी का नाम है। अब नदी क्या होती है ये बताना शुरू कर दोगे, लेकिन ये क्या है, अर्थ इनका नहीं होता है सामान्यतः। क्या नहीं होता? अर्थ नहीं होता। इनको आप डिस्क्राइब करके नहीं बता सकते, अर्थात इनको विस्तार से आप नहीं समझा सकते कि गंगा क्या होती है। आप नदी को समझा सकते हो लेकिन गंगा को किसी को नहीं समझा सकते। उसी तरीके से यहाँ काला सागर को नहीं समझा पाओगे किसी को, काला सागर क्या है और काला सागर क्या होता है। बस इतना बताओगे काला सागर एक समुद्र है और फिर समुद्र बताने लग जाओगे। तो ऐसे ही आ जाते हैं यहाँ पर। अब आपसे कोई पूछे भाई साहब ताजमहल क्या है, भाई ताजमहल क्या होता है, ठीक है, तो आप नहीं बता सकते ताजमहल क्या होता है। आप ये बता सकते हो महल क्या होता है। आप अगर ताजमहल क्या होता है जैसे कोई आपसे पूछेगा तो आप तुरंत कहोगे कि ताजमहल एक महल है या ताजमहल एक मकबरा है। आप मकबरे को बता सकते हो, ताजमहल को बता सकते हो, लेकिन ताजमहल को नहीं समझा सकते किसी को। तो ये शब्द कैसे होते हैं, अर्थ इनका नहीं होता है, ठीक है। सामान्यतः ये अर्थवान होते हैं, लेकिन कुछ इसमें अर्थवान भी होते हैं, कुछ व्यक्तिवाचक शब्द अर्थवान भी होते हैं, अर्थात जिनका कोई अर्थ निकलता है। असल में वो ऐसा इसलिए होता है कि वो संसार में है ही एक। वो क्या है, संसार में है ही एक, ईश्वर ने एक ही बनाए हैं, तो इसीलिए वो यहां पर शामिल है व्यक्तिवाचक में, और उनका अर्थ भी होता है। तो जैसे मैं अगर बात करूं अर्थवान, मैंने इसीलिए लिख दिया कि सभी का अर्थ नहीं होता, मैंने इसीलिए लिखा सामान्यतः, अर्थात अधिकतर 100 में से 99% इनका कोई अर्थ नहीं होता, ठीक है। जैसे यहाँ लड़का लिखा, मैंने क्या लिखा, लड़का। अब लड़के का नाम रख दिया सुरेश, क्या रख दिया, सुरेश। अब बताओ भाई साहब लड़का क्या होता है, ये तो बता सकते हो लड़का क्या होता है। ये पुत्र क्या होता है, बता सकते हो ना। बेटा क्या होता है, बता सकते हो ना। क्या आप बता सकते हो सुरेश क्या चीज होती है? अब सुरेश जब बताओगे ना तो इसको जातिवाचक में प्रयोग करोगे आप। सुरों के ईश है ना, सुरों के ईश जातिवाचक हो जाएगा, सुरों के ईश। फिर एक व्यक्ति को सूचित करेगा, सुरों के जो देवता हैं, ठीक है, असुर या सुर, सुरों के जो देवता हैं उसको सूचित करेगा। चलिए अब मैं जैसे बताने जा रहा हूं कि वे शब्द जो इस संसार में केवल एक ही एक हैं, उन जैसी कोई चीज बनी नहीं, लेकिन वो क्या है, अर्थवान है। जैसे कि मैं प्रकृति की बात करूं, क्या प्रकृति, ये ऐसे नाम हैं जो इस संसार में केवल एक ही है, इन जैसा कोई दूसरा है भी नहीं। वैसे ये भी क्या है, संसार में एक ही होती हैं, ये नाम रखे जाते हैं, ये प्राकृतिक तौर पर है। जैसे प्रकृति है, ईश्वर है, और ब्रह्मांड है, संसार है, आकाश है, पाताल है, पार ब्रह्म है, ठीक है। ये सभी क्या है, ये इस संसार में एक ही एक है, ठीक है। अब आप ये कह सकते हो कि प्रकृति क्या होती है, ईश्वर क्या होता है, ब्रह्मांड क्या होता है, संसार क्या होता है, आकाश क्या होता है, पाताल क्या होता है, पारब्रह्म क्या होता है। आप इन सभी चीजों को समझा सकते हो, लेकिन इसके अलावा इसके में कुछ एक आध शब्द और होंगे, वो और लिख लेंगे, लेकिन अधिकतर जितनी भी संज्ञाएं होती हैं व्यक्तिवाचक, उनका कोई अर्थ नहीं होता। जैसे आप मुझे अभी कोई पूछे भाई शिव क्या है, तो आप तुरंत बोल दोगे शिव क्या है, भगवान है। क्या है, भगवान है। अब भगवान को डिस्क्राइब करोगे, शिव जी को नहीं कर रहे आप, ठीक है। तो शिव क्या है, एक देवता का नाम है, तो देवता शब्द क्या हो जाएगा भाई, देवता बहुत सारे हैं, तो क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा, ठीक है। यहां तक हमारे 3 पॉइंट क्लियर हुए कि सामान्यतः अर्थ नहीं होता, इनका कोई सामान्यतः अर्थ नहीं होता है, लेकिन ये कुछ अपवाद में है, या अपवाद कह लो इनको, चाहे ये कह लो कि हाँ इनके अर्थ होते हैं। और ये कैसे होते हैं, अर्थवान होते हैं, और इनका जो नाम रखा जाता है वो केवल अर्थ प्रदान करने के लिए या गुणों के आधार पर रखा जाता है। किसके आधार पर, गुणों के आधार पर। इनका नाम रखा जाता है भ्रम समाप्ति के लिए, वो ये लिख रहा है, भ्रम समाप्ति के लिए इनका प्रयोग होता है, और ये किसी ना किसी गुण की वजह से इनको नाम प्रदान किया जाता है। ये कोई हमारे भ्रम मिटाने के लिए नाम नहीं रखे जाते। जैसे पेड़ जो आपने नाम रखा है, पेड़ कहते हो आप, तो पेड़ जो नाम आपने रखा है वो क्या भ्रम समाप्ति के लिए नहीं, अर्थ के आधार पर है, आपने उसको पेड़ कहा है। कैसे कि पेड़ क्या होते हैं, जो हमें छाया देते हैं, पेड़ क्या होते हैं, जो हमको फल देते हैं। तो पेड़ शब्द कैसा है, जातिवाचक है, अर्थ के आधार पर है। पेड़ का नाम अगर पारिजात आ जाता है, वो
जो इंद्र के यहाँ लग रहा है पेड़, क्या नाम है उसका, कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष की जब बात आ जाएगी तो इस संसार में कल्प वृक्ष एक ही है, तो कल्प वृक्ष किधर आ जाएगा आपका, इधर आ जाएगा। तो आपके लिए सबसे गोल्डन फॉर्मूला यही है कि ऐसी चीजें जो इस संसार में केवल एकमात्र हों, या कहा जाए तो मैं आपको गोल्डन फॉर्मूला बताता हूं कि जब भी आप कोई नाम पढ़ो, यानी कि जब भी कोई संज्ञा आपसे प्रश्न पूछे तो संज्ञा प्रश्न सुनते ही आप उसको पहले कन्वर्ट कर लो नाम में। ठीक है, उसने आपसे पूछा बताओ इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, तो आप समझो हमसे पूछ रहा है व्यक्तिवाचक नाम कौन सा है, और तुरंत अपने दिमाग में सोच के देखिए कि अगर किसी नाम को पढ़ने से आपके दिमाग में केवल एक चित्र बने, उस जैसी कोई दूसरी चीज आपको दूर दूर तक ना दिखाई दे, ना दूर दूर तक सोचने को समझ में आए, तो समझ लीजिए वो क्या है, व्यक्तिवाचक है। और यदि आपके दिमाग में एक नाम सुनते ही उस जैसी कोई दूसरी चीज भी अगर आ गई, उस जैसी सेम टू सेम, तो वो क्या हो जाएगा, आपका जातिवाचक हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आई। अब इसी अर्थवान से हमारा चौथा पॉइंट जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, चौथा पॉइंट जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्या जुड़ा हुआ है कि इनके अर्थ या वो इनके नाम परिवर्तित नहीं होते। ठीक है, और इसमें चौथा पॉइंट क्या है कि इनके नाम परिवर्तित हो सकते हैं। ठीक है, कैसे हो सकते हैं समझिएगा। यानी कि इन नामों को हम रखते क्यों हैं, इन नामों को केवल भ्रम समाप्ति हेतु रखा जाता है, तो जब चाहे तब बदल दो। और इनके नाम परिवर्तित नहीं हो सकते, इनको नहीं बदला जा सकता। कैसे नहीं बदला जा सकता, जरा ऐसे देखते हैं। जैसे भाई साहब एक शहर है, क्या है, शहर है। ठीक है, शहर का नाम पहले था आपका जौनपुर, क्या था, जौनपुर ही था शायद, नहीं फैजाबाद। ठीक है, क्या नाम है शहर का नाम, फैजाबाद। ठीक है, ये शहर तो बहुत सारे हैं, फैजाबाद एक ही है। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हो आप, इसको बदल सकते हो व्यक्तिवाचक को। हाँ जी, बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं कि इस फैजाबाद को हटा दो, इसके स्थान पर नाम रख दो अयोध्या। नाम बदल दिया जी, हमारे बाबा जी ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका नाम बदल के क्या कर दिया, अयोध्या कर दिया है। क्या कर दिया, अयोध्या। तो इसको परिवर्तित कर सकते हैं ना भाई, नाम बदल सकते हैं। जैसे आपके दो पुत्र हैं, आपने एक का नाम रमेश रख दिया, क्या रखा, एक पुत्र है आपका, क्या है, पुत्र, आपने उसका नाम क्या रखा, रमेश रखा। ठीक है, आपने रमेश रख के कुछ दिन तक उसको बुलवाते रहे, लेकिन आपने स्कूल में उसका दाखिला करवाया, उस क्लास में पहले से ही 4 रमेश बैठे हैं, तो आप क्या कर सकते हो भाई, ये पुत्र शब्द को बदल सकते हो या रमेश को बदल सकते हो भाई। रमेश का नाम हटा के आप उसकी जगह पे कुछ और रखवा दोगे, करते हैं बहुत से लोग। तो इस रमेश को हटा के आपने अपने बेटे का क्या नाम रखवा दिया, सुरेश। बात समझ में आ रहा है, बहुत करते हैं लोग बात। तो इस चीज को बदला जा सकता है, अर्थात व्यक्तिवाचक जितने भी नाम होते हैं इनको परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे ताजमहल है, आप इसको जब चाहो तब इस नाम को बदल सकते हो, लेकिन क्या आप महल शब्द को बदल सकते हो, इसको पहले यहीं से समझते हैं। देखिए, अब हमने शहर का नाम तो बदल के अयोध्या कर दिया, क्या हम शहर को नदी कह सकते हैं भाई? शहर के स्थान पर नदी रख लो, तो अब क्या बोलेगा कोई कि मैं अयोध्या नदी में रहता हूं, क्या बोलेगा, अयोध्या नदी में रहता हूं। तो क्या कोई नदी में रह लेगा और फिर नदी छोड़ो अयोध्या नाम की नदी है? नहीं है, बात समझिएगा। तो नदी में कोई रह लेगा, या चलो नदी को छोड़ो, इसकी जगह उसने रख दिया कबूतर। क्या रख दिया, कबूतर। तो क्या कबूतर में रह लोगे? ये नाम परिवर्तित नहीं होते। क्यों नहीं होते वो समझिए, क्योंकि ये क्या होते हैं, अर्थवान होते हैं। इनका जो निर्माण है, इन शब्दों का निर्माण अर्थ के आधार पर होता है, और इनका निर्माण होता है केवल भ्रम समाप्ति हेतु। तो भ्रम समाप्ति हेतु इनका निर्माण होने की वजह से इनके नाम परिवर्तनशील होते हैं, इनके नाम परिवर्तित नहीं होते। बात समझ में आ गई। ऐसे इसको ताजमहल को आप जब चाहो तब कुछ भी कर सकते हो। बहुत से लोग इसको तेजोमालय बोल देते हैं, तो तेजोमालय नाम रख देते हैं। जैसे गुड़गांव का नाम गुरुग्राम कर दिया गया, या किसी पर्वत का नाम बदल के कुछ और नाम रख दिया गया, पूरे के पूरे द्वीप का नाम बदल दिया, नदी का नाम बदल दिया। जैसे गंगा क्या है, हमारी नदी का नाम है। अभी अगर हम बात करें गंगा के नाम के स्थान पर उसकी जगह कोई हम जानवी शब्द रख दें, जानवी, अब ये नदी किस नाम से जानी जाएगी, जानवी से। तो आप गंगा के स्थान पर जानवी शब्द का प्रयोग कर सकते हो, लेकिन नदी के स्थान पर आप मुर्गा, मुर्गी या किसी और शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। क्यों?
क्योंकि इनका निर्माण अर्थ के आधार पर होता है और इनका निर्माण केवल ब्रह्म समाप्ति के लिए होता है। ठीक है, तो संभवतः व्यक्तिवाचक और जातिवाचक आपको समझ में आया होगा, लेकिन अभी भी इसमें बहुत कुछ है, मैं आपको बताता हूं। देखिए, इनके बहुवचन नहीं बनते, इनके बहुवचन बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो होते ही इस संसार में एक एक है। ये तो एक सीधी सी बात हो गई कि इनके बहुवचन नहीं बनेंगे, इनके बहुवचन बन जाते हैं। अगर इनके बहुवचन बना दिए जाएं तो वो जातिवाचक हो जाते हैं, वो मैं बताऊंगा अभी इसी वीडियो की समाप्ति पर। देखिए, व्यक्तिवाचक के अंतर्गत क्या क्या चीजें सम्मिलित होती हैं और जातिवाचक के अंतर्गत क्या क्या सम्मिलित होती हैं। देखिए, सभी चीजों को मैं सम्मिलित, मैं क्या, दुनिया का कोई भी खा नहीं कर सकता, ये नहीं बता सकता कि संसार में कितनी संज्ञाएं हैं, कोई नहीं बता सकता। कितने प्रकार की हैं ये बताया जा सकता है। तो उस आधार पर मैं चाहे यहां पर कितनी भी चीजें लिख दूं वो हमेशा कम रह जाएंगी। ठीक है, यहां पर कितनी भी चीजें लिख दूं वो हमेशा कम रह जाएंगी। तो अब देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में क्या क्या चीज सम्मिलित होती है। तो देखिए, सबसे पहले यहां सम्मिलित होते हैं व्यक्तियों के नाम। किसके? व्यक्तियों के नाम। अब बहुत से कहते हैं कि व्यक्तियों के नाम सर जी कैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा है? जैसे हमारी गली में ही निरे सारे रिंकू रहते हैं, हमने रिंकू नाम रखा है, तो भाई रिंकू तो बहुत सारे हैं, तो व्यक्तिवाचक कैसे? हम जैसे रिंकू शब्द सोचते हैं तो बहुत सारे नाम, बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं, तो बहुत सारे लोग नहीं दिखाई देते, आपको लड़के दिखाई देते हैं बहुत सारे। ठीक है, रिंकू नाम एक ही है। चलो अब दूसरे तरीके से समझाता हूं। ये जो रिंकू नाम रखा है वो माँ बाप ने ये सोच के रखा है कि हमारे पूरे परिवार में रिंकू कोई दूसरा ना हो। असल में ये जो रिंकू नाम या हमारे जितने भी नाम हैं, जैसे मेरा नाम मयंक है, आपका नाम चाहे कुछ भी हो, जैसे राहुल है या कोई भी नाम है, वो घर वालों ने क्यों रखा है? ब्रह्म समाप्ति है। तो क्या कोई व्यक्ति अपने 4 बेटों के नाम रमेश 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 रख सकता है? नहीं रख सकता। रख भी देगा तो फिर ब्रह्म कहाँ समाप्त हुआ? फिर तो चारों रमेश है, बोला बेटा किसको बुला रहा है? तो ब्रह्म समाप्ति के लिए नाम रखे जाते हैं। तो व्यक्तियों के नाम क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। दूसरे नंबर पर देखिए समुद्रों के नाम। किसके? समुद्रों के नाम। तीसरे देशों के नाम। ठीक है, चौथा नदियों के नाम। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अगला देखते हैं समाचार पत्र एवं पुस्तकों के नाम। देखिए, यहां तक तो आप समझ में आएगा। जैसे समुद्रों के नाम, जैसे प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, काला सागर, भूमध्य सागर, ये क्या है? सागरों के नाम हैं। अगर नाम की बात होगी तो वो क्या होंगे? व्यक्तिवाचक होंगे। और अगर समुद्र शब्द आएगा तो वो क्या होगा? जातिवाचक होगा। उसी तरीके से देशों के नाम, भारत है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, ये सभी क्या है? देशों के नाम है, तो इसलिए क्या होंगे? व्यक्तिवाचक होंगे। नदियों के नाम जैसे गंगा, यमुना, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, ये सभी क्या है? नदियों के नाम है, तो ये सभी व्यक्तिवाचक होंगे। नदी शब्द क्या होगा? जातिवाचक होगा। ठीक है, इसी तरीके से छठा देखते हैं समाचार पत्र। और समझ लीजिए समाचार पत्रों का नाम। अब जैसे समाचार पत्र आपके पास में है, ठीक है, समाचार पत्र आप रोज पढ़ते हो, तो समाचार जो पत्र है वो जातिवाचक है, समाचार पत्र। लेकिन समाचार पत्र का कोई नाम है, जैसे दैनिक जागरण है, अमर उजाला है, हिंदुस्तान टाइम्स है, या कहा जाए नव भारत है, कुछ भी अगर अखबार का नाम है तो वो क्या होगा? व्यक्तिवाचक होगा। जैसे आपके यहाँ रोज क्या आता है? अमर उजाला आता है? नहीं, आपके यहाँ रोज अमर उजाला नहीं आता, आपके यहाँ रोज अखबार आता है, उस अखबार का नाम अमर उजाला है। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। पुस्तकों के नाम, जैसे पुस्तक किसी नाम से अगर प्रकाशित होती है, जैसे मैं अगर बात करूं, रामायण है, महाभारत है, रामचरितमानस है, प्रेमाश्रम है, गोदान है, गवन है, ठीक है, ये सभी क्या है? किताबों के नाम हैं। और ये नाम सभी क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक होते हैं। इसी तरीके से देखते हैं ऐतिहासिक युद्ध व घटनाओं के नाम। ऐतिहासिक युद्ध व घटनाओं के नाम, जैसे आपसे कहा जाए चोरा चोरी कांड, अगर ये कहीं लिखा आ गया तो वो आपका क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसी तरीके से ऐतिहासिक युद्ध, जैसे पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है। इसी तरीके से सन 72 की लड़ाई, तो सन 72 की जैसी लड़ाई की बात आएगी तो ये हो जाएगा। 65 की लड़ाई आ जाए तो ये हो जाएगा। कारगिल युद्ध शब्द आ जाए तो क्या हो जाएगा आपका? कहीं पर लिखा हो कारगिल युद्ध, तो क्या हो गया? कौन सा आपकी संज्ञा हो गई? व्यक्तिवाचक हो गई। ठीक है, 7वें नंबर पर देखते हैं दिशाओं के नाम।
दिशाओं के नाम। ठीक है, 8वां है महीनों के नाम। दिशाओं के नाम जैसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। वैसे अगर कहा जाए तो मूल 4 ही दिशा हैं, और अगर भूगोलिक, मैंने एक भूगोल में एक बहुत बड़े टीचर हैं, और मेरे यहाँ जो कोचिंग में, जो कासगंज में कोचिंग पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, वहाँ पर एक सर हैं, उन्होंने मुझे बताया था और उन्होंने प्रमाण भी दिया था कि इस संसार में केवल 2 ही दिशाएं हैं। अब भाई साहब मैं भौचक्का रह गया, 2 ही दिशाएं भाई साहब कैसे हैं? तो उन्होंने बताया कि केवल 2 ही दिशाएं, उत्तर और दक्षिण, पूरब पश्चिम कुछ होता ही नहीं है। अब मैंने कि भाई ऐसा कैसे? उन्होंने ये कहा कि आप पृथ्वी से अगर ऊपर की तरफ चलोगे तो एक जगह पे जाके उत्तर समाप्त हो जाएगा, एक जगह पे दक्षिण समाप्त हो जाएगा, लेकिन पूर्व पश्चिम में क्या है, जब आप आगे चलते जाओगे तो पूरब आगे की तरफ चलता चला जाएगा और पीछे आपके पश्चिम रहेगा। तो किसी स्थान पर आप ये नहीं कह सकते कि पूरब समाप्त हो गया, तो वो अलग बात है, वो ज्योग्राफी की बात है। मैं केवल थोड़ा सा यहाँ आपको हिंदी पढ़ा रहा हूँ। देखिए, दिशाओं के नाम और महीनों के नाम। दिशाएं पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आग्नेय कह लो, ठीक है, वायव्य कह लो, कई सारी ऐसे 8 दिशाएं 10 दिशाएं मानी जाती हैं। तो उन सभी के नाम क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक होते हैं। जैसे वह एक दिशा में चला गया, तो भाई कौन सी दिशा में चला गया, तो जातिवाचक हो गया। लेकिन अगर कह दिया जाए वो पूरब की ओर गया है, तो पूरब मतलब जैसे चोर भाग रहा है, अब भाई साहब बताओ चोर किधर गया, तो भाई साहब एक दिशा में भाग गया। अब भाई कौन सी दिशा? 4 दिशाएं, भागो कहाँ भागोगे? उसने कहा पूरब दिशा में गया, जाके पकड़ लो, तो पूरब दिशा क्या हो गई? व्यक्तिवाचक हो गई। इसी तरीके से महीनों के नाम, जैसे जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, ये सभी क्या है? वो व्यक्तिवाचक है। इसी तरीके से वर्षों के नाम, 2020, 2021, ये वर्षों के जितने भी नाम हैं वो सभी क्या हैं? व्यक्तिवाचक हैं। नमा देखते हैं। नमा आता है त्योहारों के नाम, ठीक है, उत्सवों के या त्योहारों के नाम। जैसे मैंने एक त्योहार मनाया, अब त्योहार तो भाई साहब बहुत सारे हैं, तो मना लो, तो वो क्या हो जाएगा? आपका जातिवाचक हो जाएगा। लेकिन अगर आप स्पेशल कहोगे मैंने होली मनाई, मैंने दीपावली मनाई, मैंने रमजान मनाया, ठीक है, मैंने लोहड़ी मनाई, या कुछ भी कह लो आप, मैंने क्रिसमस मनाया, तो वो सभी क्या है? आपके व्यक्तिवाचक हैं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ये बहुत से लोगों को समस्या होती है। जैसे मान के चलो आ गया ईद, ईद शब्द व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है? ये बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, आप मुझे बताइएगा कमेंट के माध्यम से। अभी अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो तुरंत कमेंट में बताओ, इसका उत्तर दे के ही जाऊंगा मैं कि व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। त्योहारों के नाम हो गए। इसके बाद 10वें नंबर पर आता है आपका ये ब्रांडों के नाम। देखो, जोड़ने को इसमें बहुत सारी चीजें जोड़ी जा सकती हैं। ठीक है, जैसे ग्रहों के नाम है। ग्रहों के नाम, जैसे आप, सीधी सी बात है कि एक उल्कापिंड उस ग्रह के पास से निकला। अब उस ग्रह मतलब कौन से ग्रह? ग्रह ने क्या किया? आपके जातिवाचक, या कहा जाए आपके मन में बहुत सारे चित्र बना दिए। किसने? ग्रह शब्द ने। लेकिन तभी उसने कहा कि मंगल ग्रह, तो मंगल नाम ग्रह का है, तो मंगल के पास से निकला, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। आप मूल कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलिए कि अगर किसी चीज को देखकर आपके दिमाग में केवल एक चित्र बनता है, उस जैसी कोई दूसरी चीज ना हो, तो आप समझ लीजिए वो व्यक्तिवाचक है। और अगर एक से अधिक चित्र बनते हैं तो वो क्या है? जातिवाचक है। ब्रांडों के नाम समझिए। ब्रांडों के नाम का मतलब, जैसे आप बाजार से मोबाइल खरीद के लाए, क्या मोबाइल, अब मोबाइल मेरे पर भी है, मोबाइल आप पर भी है, मोबाइल तीसरे के पास में भी है, बहुत सारे मोबाइल हैं, तो मोबाइल शब्द कैसा है? जातिवाचक है। लेकिन आपने जैसे ही बोला सैमसंग, तो सैमसंग क्या हो गया? सैमसंग हो गया आपका ब्रांड का नाम। तो जितनी भी वस्तुएं हैं, व्यक्तिगत तौर पर हम उनके नाम नहीं रखते, लेकिन उनकी कोई ना कोई अगर हम ब्रांड का नाम लेते हैं तो जितने भी ब्रांड है वो सभी यहीं आ जाएंगे व्यक्तिवाचक में। जैसे जियो है, रिलायंस है, एयरटेल है, या कहा जाए मारुति है, हीरो होंडा है, ये सभी क्या है? आपके व्यक्तिवाचक शब्द हैं। जैसे सर्फ है, व्यक्तिवाचक है। चलो एक और चीज आ गई, सर्फ। मुझे बताओ ये सर्फ जातिवाचक है या व्यक्तिवाचक है? ये 2 चीजें मैं अभी आपकी क्लियर करूंगा। ठीक है, कमेंट के माध्यम से बताइए कि ईद और सर्फ क्या होता है। वीडियो को आगे करके मत देख लेना कि सर्फ और ये क्या होते हैं, पहले आप उत्तर दे के देख ली, फिर देखिए आप सही है या गलत है। ईद बताओ और सर्फ बताओ, ये कौन से जातिवाचक है या व्यक्तिवाचक है? मैंने लिख जरूर इधर दिए हैं, क्योंकि इधर मैं लिखता जा रहा हूं, इधर खाली है मामला। बात समझ में आ रही है? तो ये मैंने 10 चीजें लिखवा दी। व्यक्तियों के नाम, समुद्रों के नाम, देशों के नाम, नदियों के, समाचार पत्रों, ऐतिहासिक युद्ध घटनाएं, दिशाएं, महीने, त्योहार, ब्रांडों के नाम। ठीक है, एक चीज और समझ लीजिए, एक है व्याकरण की, हिंदी व्याकरण की रूपरेखा, एक किताब लिखी है दीपशित ने, दीपशित ने। तो इन्होंने जो
देशों की जातियां होती हैं, देसी जाति, देसी जाति मतलब भारतीय है, अमेरिकन है, इन सभी को कहा जाए तो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत रखा है। लेकिन मेरे हिसाब से ये जो भारतीय है, चीनी है, ये सभी विशेषण है, ठीक है। और भारतीय कोई एक नहीं होता, भारतीय आप भी हो, मैं भी हूं, तो वो जातिवाचक में तो आ सकता है, व्यक्तिवाचक में नहीं आता। लेकिन ये दीपशित जो थे उन्होंने इसको व्यक्तिवाचक के अंतर्गत रखा है कि ये जो भारतीय जो जातियां होती हैं, जैसे भारतीय है, पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी है, या कहा जाए अमेरिकन है, ये सभी किसमें आते हैं? व्यक्तिवाचक में। लेकिन मैं नहीं मानता, ठीक है। क्यों नहीं मानता? क्योंकि भारतीय केवल एक नहीं है, भारतीय आप भी हैं, मैं भी हूं, ठीक है, बहुत सारे भारतीय, हम सभी भारतीय हैं। तो भाई भारतीय शब्द क्या होना चाहिए? जातिवाचक होना चाहिए, ठीक है। अगर विदेश के परिप्रेक्ष्य से देखो तो आप उसको व्यक्तिवाचक कह सकते हो, लेकिन व्यक्तिवाचक हो नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए, अब इनके 10 ब्रांड तक ये ब्रांडों के नाम समझ में आ गए। अब यहाँ आ जाते हैं, ईद की बात करी जाए तो हिंदू जो लोग होते हैं या हम जो लोग हैं, जो त्योहार शब्द बोलते हैं, त्योहार, त्योहार को ही उर्दू में ईद कहा जाता है। जैसे हम त्योहार मनाते हैं ना, कि हमने त्योहार को मनाया, तो वो कहते हैं हमने ईद मनाई, तो ईद क्या हो गया? जातिवाचक हो गया। अब ईद के भी नाम दिए हैं उन्होंने, ईद उल फितर, ईद उल जुहा, ठीक है, ईद उल मिलाद। मुझे वैसे ज्यादा नाम नहीं मालूम है, माफ कीजिएगा अगर मैं कहीं गलत हूं। तो ईद के भी कई सारे क्या है? नाम हैं, जैसे हमारे त्योहारों के बहुत सारे नाम हैं। तो इसीलिए सीधी सी बात है कि ईद शब्द क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा, जैसे त्योहार शब्द जातिवाचक है। अब सर्फ की बात कर लेते हैं। सर्फ को बहुत से लोगों ने जातिवाचक बताया होगा, मैं भी केवल जातिवाचक तक की ही बात कर रहा हूं। पदार्थवाचक और समूहवाचक को अगले वीडियो में समझाऊंगा, क्योंकि आज चल रहा है तुलनात्मक अध्ययन, ठीक है। तो सर्फ क्या है? ये व्यक्तिवाचक है, ये एक ब्रांड नेम है। क्या है? ब्रांड नेम है। असल में ये जो सर्फ एक्सेल है, एक समय पर सर्फ नाम से आया करता था, तो अब इसको हमने क्या कर दिया है कि इसको हमने एक तरीके का वस्तु का नाम दे दिया है, एक प्रकार की वस्तु बना दिया है। लेकिन ये वस्तु नहीं है, ये एक वस्तु के ब्रांड का नाम है। वरना आपको यकीन ना हो, अपने घर में जाइए या दुकान वाले पे जाइए, आप देखिए टाइड के नीचे सर्फ नहीं लिख रहा होगा, डिटर्जेंट पाउडर लिख रहा होगा। सर्फ ब्रांड का डिटर्जेंट पाउडर सबसे पहले आता था। तो डिटर्जेंट पाउडर है आपका जातिवाचक, और जातिवाचक में भी पदार्थवाचक है। तो सर्फ क्या हो गया? एक ब्रांड का नाम है, इसलिए व्यक्तिवाचक है, ना कि जातिवाचक है। तो मेरे हिसाब से यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब जातिवाचक में क्या क्या आता है वो समझ लीजिए जल्दी से। मेरे ख्याल से वीडियो कुछ ज्यादा लंबा होता जा रहा है, चलिए देखते हैं। देखिए, ये वीडियो चाहे कितना भी लंबा हो जाए, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। चलिए देख लेते हैं। इसमें आता है, देखो, संबंधियों के नाम, संबंधियों के नाम। दूसरा, पदों के नाम। तीसरा, व्यवसायों के नाम। ठीक है। चौथा है कार्यों के नाम। मैं पहले इनके नाम लिख दे रहा हूं, फिर इनको सभी को स्पष्ट कर दूंगा। पांचवा है क्या नाम है? वस्तुओं के नाम। देखो, यहां वस्तुओं की बात वो है जो हमने निर्माण किया है, ठीक है। छठे नंबर पर है प्राकृतिक तत्वों के नाम। ठीक है। सातवें नंबर पर है जीव जंतु, कीड़े मकोड़े और पक्षियों के नाम। ठीक है। चलिए अब एक एक करके पहले इनको स्पष्ट कर लेते हैं। जैसे मैं संबंधियों के नाम की बात करूं, संबंधियों का मतलब हमारे बहुत सारे संबंध इस दुनिया में हम बनाते हैं, उन सभी संबंधों के जो हम नाम रखते हैं वो सभी जातिवाचक होते हैं। जैसे मेरा और आपका संबंध क्या है? एक अध्यापक का या शिष्य का, या एक पिता और पुत्र का संबंध होता है, तो पिता शब्द भी क्या है? संबंधवाचक है। तो पिता भी क्या हो गया? संबंधी, जातिवाचक हो गया। इसी तरीके से पुत्र शब्द भी क्या हो गया? जातिवाचक हो गया। लेकिन बहुत से लोग ये सोचते हैं कि भाई हमारे तो पिता एक ही हैं, हम जब भी पिता शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में हमारे पिताजी का चित्र बनता है। किसका बनता है? पिताजी का चित्र बनता है। तो वो तो फिर व्यक्तिवाचक होना चाहिए। चलिए, आप अपने परिप्रेक्ष्य में देख रहे हो, अपने पिता को देख रहे हो, लेकिन अगर आप देखो, इस चीज को सोच के देखिए कि इस संसार में सभी बच्चों को लेकर कितने पिता हैं? भाई मेरे भी एक पिता, एक पिता, आपके एक पिता, दो पिता, एक पड़ोसी के पिता, तीन पिता। तो अगर देखा जाए तो इस संसार में पिता बहुत सारे हैं। या कहा जाए आज भाई साहब सभी बच्चों के पिता यहाँ पर आए हैं। क्या आए हैं? पिता।
कहाँ बैठे? कमरे में जितने भी बच्चों के हैं सबके पिता बैठे हुए हैं। तो कितने हो गए पिता? बहुत सारे हो गए। तो पिता शब्द कैसा हो गया? जातिवाचक हो गया। अब बात करते हैं पदों के नाम। पद का मतलब जैसे किसी भी को पोस्ट जो दी जाती है, जैसे कि किसी को हमने क्या बना दिया? नेता बना दिया। तो ये क्या है? एक पद है, ठीक है, बहुत बड़ा पद है। ये मिल जाए तो भाई साहब पढ़ाई लिखाई जरूरत ही नहीं है, नेता, ठीक है। इसी तरीके से हमने किसी को बनाया दारोगा, तो ये क्या है? पदों के नाम है। अब दरोगा क्या एक ही है? बहुत सारे हैं, ठीक है। व्यवसायों के नाम, व्यवसाय करना मतलब जैसे सुनार है, व्यवसायी होते हैं, सुनार है, लोहार है, ठीक है, ये सभी क्या है? व्यवसायों के नाम है। अब इस संसार में एक ही सुनार नहीं है, एक ही लोहार नहीं है, ठीक है। अब कार्यों के नाम, कार्यों का मतलब जैसे चोर जो करता है तो वो क्या कहलाता है? चोर, ठीक है। इसी तरीके से ठग, ये क्या है? कार्यों के नाम है, ठीक है। मैं अध्यापन का कार्य कर रहा हूं इसलिए मैं क्या कहलाता हूं? अध्यापक कहलाता हूं। आप पढ़ने का कार्य कर रहे हैं इसलिए क्या कहलाते हैं? छात्र। तो ये क्या है? कार्यों के नाम है। बात समझ में आ रही है? यहां तक अब वस्तुओं के नाम, वे वस्तुएं जो इस संसार में हमने बनाई हैं, वो क्या है? वस्तुएं हैं। यहां पर निर्जीव वस्तुओं को लेकर चलेंगे और सजीवों को, जैसे मैं अगर यहां लिख दूं 8वां प्रकार शरीर के अंगों के नाम। देखिए मैं अगर लिखने पर अगर आऊं तो व्यक्तिवाचक का वहां से शुरू करूं, यहां तक खत्म करूं, फिर बिगाड़ूं, फिर व्यक्तिवाचक वहां से शुरू करूं, यहां तक खत्म करूं, फिर भी खत्म नहीं होगा। कितने प्रकार के व्यक्तिवाचक, कितने प्रकार के जातिवाचक, वहां से शुरू करके यहां तक खत्म नहीं होंगे। तो मैं जितने आपको महत्वपूर्ण है उतने करा रहा हूं। तो शरीर के अंगों के नाम, देखिए यहां मैं वस्तुओं की बात करूं, जैसे हमने क्या बनाई? कुर्सी। अगर आप एक ही कमरे में देखोगे तो बहुत सारे जातिवाचक दिखाई देंगे। आप देखो, आपने जैसी बल्ब पे निगाह टिकी तो बल्ब जातिवाचक, बल्ब में लग रहा है तार, तार भी जातिवाचक है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? बल्ब पे तार जाके कहाँ लग रहा है? बॉक्स में लग रहा है, तो बॉक्स भी जातिवाचक। बॉक्स में एक स्विच लग रहा है, वो स्विच भी जातिवाचक है। तो आप क्या देखोगे? पंखा, पंखा जातिवाचक। तो इस संसार की प्रत्येक वस्तु क्या है? जातिवाचक ही है। इनके हमें नाम रखने की आवश्यकता भी नहीं है, ठीक। इसी तरीके से प्राकृतिक तत्व जो हमें प्रकृति ने प्रदान करे हैं। अब प्राकृतिक तत्व जैसे हमें प्रकृति ने क्या दिया? पेड़। तो पेड़ शब्द क्या हो गया? जातिवाचक हो गया। प्रकृति ने हमें क्या प्रदान करी? नदी प्रदान करी। तो ये क्या हो गया? प्रकृति का, यानी कि नदी क्या हो गया? जातिवाचक हो गया। इसी तरीके से हमने क्या दी? हमें क्या दी? वर्षा दी, बादल दिए, ठीक है, क्या दिए? बादल दिए। इसी तरीके से प्राकृतिक आपदाएं भी इसी में सम्मिलित हैं। लिख लीजिए, चलिए मैं 8 नंबर लिख दे रहा हूं, प्राकृतिक आपदाएं, ठीक है। क्या दिए हमें? प्राकृतिक आपदाएं। ऐसे यहां हमें क्या दिए? हमें फूल दिए। क्या दिए? फूल दिए। अब फूल में हमको क्या दिया? कमल, गेंदा। अब बहुत से लोग क्या कहते हैं कि ये व्यक्तिवाचक है, ये जातिवाचक है। ये व्यक्तिवाचक नहीं है, ये भी जातिवाचक है। ये फूल क्या है? एक जाति है। और ये क्या है? इसकी उपजाति है। क्या है? उपजाति है। या इसको समझ लीजिए, कमल भी फूल की एक प्रजाति होती है या जाति होती है, गेंदा भी एक फूल की एक जाति होती है। इसी तरीके से अनाज, वैसे अनाज जो शब्द है वो आपका कहाँ चला जाएगा? पदार्थवाचक में चला जाएगा, लेकिन अभी हम जातिवाचक की बात कर रहे हैं, तो यहां तक तो इसको हम जातिवाचक ही मानेंगे। तो अनाज की बात कर ली जाए, अनाज में ही क्या है? गेहूं। अब गेहूं तो भाई नाम हो गया एक अनाज का, तो ये व्यक्तिवाचक होना चाहिए? नहीं, ये भी जातिवाचक है, ठीक है। और हमें क्या दिया? ईश्वर ने पत्थर दिए। क्या दिए? पत्थर, पहाड़। अब पत्थर क्या है? पत्थर क्या है? जिसको गिन सकते हैं, तो क्या है? जातिवाचक। बहुत सारे पत्थर हैं। लेकिन अगर मैं संगमरमर लिख दूं तो संगमरमर क्या हो गया? क्या व्यक्तिवाचक हो गया? नहीं हुआ। संगमरमर भी पत्थर की एक प्रजाति है, याद रखिएगा, प्रजाति। संगमरमर एक नहीं है। आपने कमरे में लगा रखे हैं बहुत सारे पत्थर, लेकिन 4 पत्थर ये संगमरमर के हैं, 4 पत्थर किसी और के हैं, 4 पत्थर ग्रेनाइट के हैं। तो ये क्या है? सब जातिवाचक है। चलिए अब बात करते हैं जीव जंतु, कीड़े मकोड़ों के नाम। अब जीव जंतु जैसे मैंने लिखा, जीव जंतु में आप कीड़े मकोड़े, जीव जंतु जैसे गाय है, भैंस है, ठीक है, शेर है, चीता है, ये सभी क्या है? जातिवाचक है। अब गाय में भी आप अगर प्रजाति बता दो, भाई गाय की प्रजातियां बहुत सारी हैं, संकर गाय है, या कहा जाए जर्सी गाय है, और मुझे ज्यादा नाम नहीं मालूम है, भुक्सा गाय बोलते हैं, कुछ पता नहीं, मैं माफ कीजिएगा, मुझे इतना जानकारी इनके बारे में नहीं है, गायों के बारे में, गाय भैंस के बारे में। तो गाय की जो प्रजाति है वो भी जातिवाचक है, भैंस की जो प्रजाति है वो भी जातिवाचक है। अब शेर में मैं बब्बर शेर बोल दूं तो भाई बब्बर शेर भी क्या है? एक शेर की प्रजाति है। तो बब्बर शब्द भी, बब्बर शेर भी क्या हो जाएगा? आपका जातिवाचक हो जाएगा। इसी तरीके से चीता। अब बात करते हैं हम कीड़े मकोड़े। कीड़े मकोड़े में जैसे मैंने लिखा आपका सांप,
क्या लिखा? सांप। अब सांप शब्द क्या है? बहुत सारे सांप हैं संसार में। अब बहुत सारे सांप होने पर ये क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा। लेकिन अगर सांप को मैं लिख दूं कोबरा, मैं लिख दूं पाइथन, मैं लिख दूं माम्बा, तो क्या वो व्यक्तिवाचक हो जाएंगे? नहीं। माम्बा कितने? बहुत होंगे, तो वो भी क्या? सांप की एक प्रजाति है। इसी तरीके से पक्षियों के नाम, जैसे मुर्गा, ठीक है, मुर्गा लिख लो, बतख लिख लो, कुछ भी लिख लो, कोई भी जानवर का नाम ले लो आप, या कोई भी पक्षी का नाम ले लो, सभी क्या है? जातिवाचक है। आपको गौरैया, भाई गौरैया एक ही देखी है आपने, 50 गौरैया होती हैं, ठीक है, तो वो गौरैया शब्द क्या है? जातिवाचक है। अब बात करते हैं शरीर के अंगों के नाम। नस, हड्डी, आंख, नाक, कान, बाल, कुछ भी कह लो, वो सभी क्या है? जातिवाचक हैं। इसी तरीके से प्राकृतिक आपदाएं मैंने यहां से निकाल कर ले आया, जैसे तूफान है, आंधी है, भूकंप है, ये सभी शब्द क्या है? भूकंप, कुछ भी कह लो, ठीक है, वो सभी क्या है? प्राकृतिक आपदाएं हैं। जैसे क्या आई? सुनामी आई, वो सभी क्या है? जातिवाचक है। अब इसका नाम रख दिया जाए, भाई आपदा का नाम रख दो, जैसे एक तूफान आया जिसका नाम हमने हरिकेन रख दिया, तो हरिकेन क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। अगर तूफान का नाम रख दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। संभवतः मेरे हिसाब से आपको व्यक्तिवाचक और जातिवाचक अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आपको अगर नहीं समझ में आया है तो आप मुझे फिर से बताइएगा, मैं आपको इसको और इसका वीडियो आपको बहुत अच्छी तरीके से और बना कर दूंगा। देखिए बहुत से लोग मुझसे कह रहे हैं लाइव आइए सर, लाइव आइए, तो देखिए आप मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे करा दीजिए, मेरे वीडियो को थोड़ा सा अच्छी तरीके से देखना शुरू करिए। मैं भी बहुत चाहता हूं लाइव आना, लेकिन 1000 सब्सक्राइबर जब तक नहीं हो जाएंगे मैं लाइव कैसे आऊं? ठीक है, चलिए देखते हैं। अब इसी में एक चीज और आपकी रह गई है, वो थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। वीडियो लंबा जरूर है, लेकिन ये आपके मतलब का वीडियो है, इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं। अगर आपको पढ़ना है अच्छी तरीके से तो आप इसको वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। देखिए एक चीज जो मैं बताने जा रहा हूं, वो पहले तो सबसे पहली बात यह है कि किसी भी शब्द के साथ में विशेषण लगा दिया जाए तो वो जातिवाचक से व्यक्तिवाचक नहीं बन जाएगा, ठीक है। जैसे अगर आपसे पूछ ले, जैसे मान के चलो सागर शब्द है, क्या है? सागर। अब इसके आगे मैंने लिख दिया गहरा सागर, यह सबसे गहरा भी लिख दिया मैंने। सबसे गहरा सागर में कौन सी संज्ञा है? तो अब वैसे आपका दिमाग जा कहाँ रहा है? एक ही पे जा रहा है, प्रशांत महासागर पे, ठीक है। तो प्रशांत महासागर ऑप्शन में नहीं होगा, फिर क्या लगाओगे? तब दूसरे पे जाओगे ना। तो याद रखिएगा, कभी भी विशेषण के लग जाने से संज्ञा के जाति से व्यक्ति बनने के आसार बहुत कम होते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब समझिए कि हमने यहाँ लिख दिया पीला सागर, क्या? पीला सागर। अब मान के चलो किसी सागर का आपको पीला पानी दिखाई दे रहा है, तो क्या आप उसको व्यक्तिवाचक कह दोगे कि पीला सागर तो एक ही है? नहीं। लेकिन अगर विशेषण ही उसका नाम बन जाए, विशेषण ही उसका नाम बन जाए, तब हम उसको व्यक्तिवाचक में रख सकते हैं। जैसे इसके एक सागर का हमने विशेषण नाम रख दिया काला सागर, भूमध्य सागर, और एक काला सागर और एक लाल सागर है। ये तीनों जो सागर हैं याद रखिएगा, लाल सागर, भूमध्य सागर और काला सागर, ये असल में सागर की विशेषताएं थी। अब ये क्या हो चुके हैं? इनके नाम हो चुके हैं, इसलिए क्या कहलाएंगे? व्यक्तिवाचक कहलाएंगे। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं पहाड़ या पर्वत बोलूं तो पर्वत शब्द जातिवाचक है, लेकिन हिमालय क्या है? एक पर्वत का नाम है। असल में ये भी एक समय पर जातिवाचक था, हिम का आलय। तो भाई ऐसा कोई पहाड़ जिस पर पर्वत पर बर्फ जम रही हो तो वो क्या होगा? जातिवाचक होना चाहिए। लेकिन हिमालय नाम एक जगह पर स्थिर कर दिया, पहाड़ का नाम रख दिया गया, और जब नाम रख दिया तो वो क्या बन गया? व्यक्तिवाचक बन गया। अब जो मैं आपको दूसरी बात बताने जा रहा हूं उसको समझिए। कभी कभी व्यक्तिवाचक शब्द जातिवाचक के रूप में और जातिवाचक शब्द व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग हो जाते हैं। दोनों तरफ मैं लिख देता हूं। जैसे कि मैं यहां लिखूं पहला शब्द रावण, दूसरा लिखा मैंने भगत सिंह, ठीक है। तीसरा गांधी, ना गांधी तो जातिवाचक ही है, और लिखता हूं नारद। चौथा लिखा मैंने जयचंद, ठीक है। और भी बहुत सारे हो सकते हैं। इधर मैं कुछ लिखता हूं जैसे गांधी, दूसरा बापू, तीसरा गोस्वामी, चौथा क्या नाम है उसका? नेताजी, पांचवा चाचा।
कुछ और बहुत सारे, अभी मैं ज्यादा दिमाग लगाऊंगा वीडियो और बड़ा हो जाएगा। चलिए देखते हैं। रावण शब्द, वैसे रावण कितने हैं संसार में? एक ही था रावण, तो ये व्यक्तिवाचक है। रावण स्वतंत्र रूप से व्यक्तिवाचक है। भगत सिंह ने हमारे देश को आजादी दिलाई, तो भगत सिंह क्या है? व्यक्तिवाचक है। नारद जी श्री कृष्ण के उपासक हैं, विष्णु भगवान के उपासक हैं, तो नारद क्या है? व्यक्तिवाचक है। इसी तरीके से जयचंद ने पृथ्वीराज को धोखा दिया था, जिससे वो पृथ्वीराज हार गए थे, तो ये जयचंद क्या हो गया? व्यक्तिवाचक हो गया। जयचंद एक ही था। अब यहाँ आ जाते हैं गांधी। गांधी एक जाति का नाम है। जैसे गौतम मैं लिखता हूँ मयंक गौतम, उसी तरीके से कुछ लोग यादव लिखते हैं, कोई कुछ लिखता है, तो ये क्या है? जातियों की उपजाति है। तो ये क्या है? एक जाति सूचक शब्द है। तो सीधी सी बात है, ये क्या है? जातिवाचक है। इसी तरीके से बापू, पिता को ही या कहा जाए अपने से बड़े को बापू बोल दिया जाता है, तो ये भी बहुत सारे बापू हो सकते हैं। इसी तरीके से गोस्वामी भी गांधी की तरह से ही जाति है। इसी तरीके से नेताजी, भाई नेता बहुत सारे हैं संसार में, बहुत सारे नेता हैं, तो हम नेता पे जी और लगा दिया हमने, तो नेताजी हो गया। इसी तरीके से चाचा। बात समझ में आए? चलिए अब देखते हैं रावण। अब हमने रावण का प्रयोग करा। भाई साहब सीधे से आप अपने मित्र से बोले, एक वाक्य बोले कि भाई साहब तू पूरे ग्रुप का रावण है। क्या है? पूरे ग्रुप का रावण है। आपने क्या लिखा? रावण है। ये रावण मत बने। क्या मत बने? रावण मत बने। अब ये जो रावण शब्द है ना, अब ये जातिवाचक की तरह प्रयोग होने लगा। अर्थात रावण कैसा था? दुष्ट था, तो इसका मतलब वो दुष्ट ना कहकर क्या कह रहा है? रावण कह रहा है। तो अब ये वाक्य के अनुसार क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा। जैसे कहा जाए कि भारत में बहुत रावण है। कितने हैं? बहुत रावण है। ठीक है। या कहा जाए कि पूरा का पूरा रावण है, तो रावण शब्द किस रूप में प्रयोग हुआ है? दुष्ट के रूप में, तो इसलिए क्या है? जातिवाचक है। इसी तरीके से आज के देश की स्थिति ऐसी है कि आज प्रत्येक घर में एक भगत सिंह की आवश्यकता है। किसकी? भगत सिंह की। तो ये भगत सिंह यहाँ पर भगत सिंह के अर्थ में नहीं आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है देश प्रेमी के अर्थ में आ रहा है। तो हम इसको किस रूप में प्रयोग करेंगे? जातिवाचक के रूप में। इसी तरीके से नारद, ठीक है, कि हमारी जो चाची है ना वो नारद है। क्या है? नारद है। अब यहां पर शब्द हम नारद नहीं ले रहे, अर्थात चुगली करने वाली है। तो बात समझ में आ रहा है? चाची हमारी क्या है? नारद है। तो ये जो वाक्य मैंने प्रयोग किया है, हमारी चाची नारद है, इसमें ये जो नारद शब्द है वो आपको जातिवाचक लगाना पड़ेगा, व्यक्तिवाचक नहीं लगेगा। उसी तरीके से जयचंद। भाई साहब सीधी सी बात है, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। तो जयचंद तो एक ही था, अब जयचंदों की कमी नहीं है का मतलब देशद्रोही। जयचंद का मतलब देशद्रोही। यहां पर हम जयचंद का अर्थ जयचंद नहीं लगा रहे, तो ये क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो अगर ये स्वतंत्र रूप से प्रयोग हो रहे हैं तो व्यक्तिवाचक है, या इनका प्रयोग अगर इनके मूल रूप में हो रहा है, जैसे रावण का प्रयोग रावण के अर्थ में हो, लेकिन अगर रावण का प्रयोग दुष्ट के अर्थ में होगा तो वहां पर क्या हो जाएगा? जातिवाचक। अब इधर बात करते हैं गांधी। अब सीधी सी बात है, कहा जाए गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। वैसे तो गांधी बहुत सारे हैं, देखो महात्मा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, ठीक है, तो निरे सारे गांधी हैं। तो गांधी की बात करी जाए तो क्या है? जातिवाचक है। लेकिन अगर हम कहें गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, तो अब ये जो गांधी शब्द आपने प्रयोग किया पर्टिकुलर एक आदमी के लिए प्रयोग किया, तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है। अब आपने क्या कहा? बापूजी कहते थे कि सभी बच्चों को ऐसी शिक्षा प्रदान करनी चाहिए जो उनके जीवन में काम में आए। तो कौन कहते थे? बापूजी। तो बापू शब्द किसका बोध करा रहा है? इन्हीं का, महात्मा गांधी का। तो वैसे तो बापू क्या था? जातिवाचक था। लेकिन आपने जब वाक्य प्रयोग किया कि बापूजी कहते थे, तो ये जो बापूजी शब्द है ये क्या हो जाएगा? आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है। चलिए गोस्वामी। अब गोस्वामी क्या है? बहुत सारे गोस्वामी भी हैं। मेरा एक मित्र है वो भी गोस्वामी है, मेरे कई स्टूडेंट हैं वो गोस्वामी हैं, मेरे नाम लिखते हैं गोस्वामी। तो गोस्वामी तो बहुत सारे हैं, तो गोस्वामी जातिवाचक है। लेकिन कहा जाए गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की, तो अब ये जो गोस्वामी शब्द है वो तुलसीदास जी का बोध करा रहा है, इसलिए अब इसका प्रयोग व्यक्तिवाचक के रूप में होगा। अब इसी तरीके से नेताजी, तो नेताजी आए, नेताजी गए। अब नेताजी तो बहुत सारे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम प्रयोग करें कि नेताजी ने नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो ये नेताजी बोध किसका करा रहा है? व्यक्तिवाचक का, अर्थात सुभाष चंद्र बोस जी का। ठीक है। अब ये कहा जाए चाचा। चाचा भाई साहब बहुत सारे हैं, संबंध का बोध कराते हैं। चाचा, एक चाचा, दो चाचा, तीन चाचा, मेरे चाचा। तभी आपने क्या कहा कि चाचा जी को बच्चे बहुत पसंद थे, या चाचा जी ने
डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी। क्या लिखी चाचा जी ने? डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी। तो अब ये जो चाचा कौन है? ये जवाहरलाल नेहरू को इंगित कर रहा है, तो इसीलिए क्या कहलाएगा? जातिवाचक, वो व्यक्तिवाचक कहलाएगा, ना कि जातिवाचक। संभवतः आपको समझ में आया होगा कि व्यक्तिवाचक का प्रयोग जातिवाचक के रूप में और जातिवाचक का प्रयोग व्यक्तिवाचक के रूप में कर लिया जाता है। तो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक का आपका वीडियो यहीं समाप्त मैं करता हूं। अगले वीडियो में हम समूहवाचक और पदार्थवाचक को समझेंगे। जातिवाचक या व्यक्तिवाचक उनके साथ में वहां पर सम्मिलित होंगे। और तीसरे जो अगला वीडियो होगा उसमें भाववाचक संज्ञा को हम अच्छी तरीके से समझेंगे। आपसे जल्दी ही मिलूंगा मैं अगले वीडियो में।